उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुलसचिवों आपका स्वागत है डीपीआईएस में देवप्रयाग एमआईएस में। आज आपके साथ चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक यात्रा भत्ता नियम पर पूरा चर्चा करेंगे। इस क्लास देखिएगा, साथ ही साथ 40 दिन के लिए क्या आप तैयार हैं? आगे आने वाले 40 दिनों में क्या आप तैयार हैं? कितना तैयार हैं? उसका मूल्यांकन कैसे करें? साथ ही साथ बताएंगे सुपर 120 बैच, सुपर 120 एक्सक्लूसिव बैच पर भी चर्चा करेंगे, जिस 100 प्रश्नों की पूरी क्लास पर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा करेंगे क्या है आपकी इस परीक्षा में कंपटीशन। राज्य विश्वविद्यालय की एक बड़ी शानदार परीक्षा लोक सेवा आयोग से करवाई जाती है और ये परीक्षा इस बार उत्तर प्रदेश में चौथी बार हो रही है। इससे पहले राज्य विश्वविद्यालय की 3 परीक्षाएं सहायक कुलसचिव के लिए हो चुकी है। 2007 में हो चुकी है, 2014 की परीक्षा हो चुकी है, 2018 की परीक्षा हो चुकी है और ये सभी सहायक कुलसचिव इस समय रजिस्ट्रार से दो कुछ लोग रजिस्ट्रार से रिटायर भी हो गए हैं 2007 वाले। तो 2007 2014 वाले डिप्टी रजिस्ट्रार बन चुके हैं, 2018 वाले भी डिप्टी रजिस्ट्रार बन चुके हैं और अब रजिस्ट्रार बनने की दौड़ में लोग शामिल हैं। और अब सहायक रजिस्ट्रार 2024 वाले अगले 3 सालों में क्या बन जाएंगे? डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएंगे और अगले 10 सालों में रजिस्ट्रार बन जाएंगे। इतनी शानदार सेवा के लिए आप सभी अब तैयार हो रहे हैं, जिसकी परीक्षा तिथि 27 और 28 अप्रैल को निर्धारित कर दी गई है, जो इस बार हो ही जाएगी। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो 2024 की ये परीक्षा क्या वास्तव में अत्यंत टफ है? क्या अत्यंत प्रतिस्पर्धी है? हाँ। कुल अभ्यर्थियों की संख्या हम देखें तो कितने हैं इस 2024 की परीक्षा में? जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बता ही दिया था कि लगभग 6,500 फॉर्म पड़े हुए हैं। 6,569 यानी 6,500 फॉर्म पड़े हुए हैं। क्योंकि हम लोग उस चीज को कुछ गोपनीयता के कारण भी पूरा वो नहीं बताया जा सकता है। 6,569 फॉर्म पड़े, प्रति पद अभ्यर्थी 173 हैं। मतलब इतना कंपटीशन है, हल्के में नहीं लेना है। 173 एक पद के लिए 173 अभ्यर्थी इस कंपटीशन के लिए हैं और जानते हैं कि ये मुख्य परीक्षा है, ये रिटर्न एग्जाम है। इसके बाद सीधे इंटरव्यू होगा, सीधे साक्षात्कार होगा। 38 पदों के लिए देखें तो लगभग 3 गुना क्वालिफाई करेंगे, यानी 114 15 लोगों को इसमें क्वालिफाई कराया जाएगा साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार भी टफ होगा, ऐसा नहीं है। तो अब साक्षात्कार को कैसे आप इजी बना लें? मतलब 50 अंक का जो साक्षात्कार है उसमें कैसे आप अगर 30 प्लस नंबर पा जा रहे हैं, वैसे तो हमारे इंटरव्यू की क्लास में आप 35-37 नंबर पाएंगे ही पाएंगे जब इंटरव्यू क्लास आप लेंगे, लेकिन उसकी प्री प्लानिंग आप क्यों ना कर लें? आप पहले से इतना तैयार कर लें कि आप अगर उधर कम नंबर भी पाएं तो इधर अधिक अंक, मेंस में अधिक अंक खींच करके आप क्या बन जाएं? आप जंप कर जाएं। ये फुल स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। इसके लिए 120 लोगों को, केवल 120 लोगों को एक विशेष स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाया जाएगा। उस 120 लोगों में आप शामिल हो सकते हैं। इस 125-20 लोगों में इंटरव्यू देंगे, यही देंगे इंटरव्यू, और इंटरव्यू में इनको क्वालिफाई होना है। तो इतनी कठिन प्रतिस्पर्धा में अपने आप को फिट बैठाए रखने के लिए आपके लिए प्रश्नों की प्रकृति को समझना, सबसे पहले तो संपूर्ण कोर्स पर आपकी एक स्ट्रेटजी बनी होनी चाहिए। तीनों पेपर, तीनों प्रश्न पत्रों पर आपकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तीनों प्रश्न पत्रों को आपने कितना देख लिया है? विगत साल के जो पेपर आए हुए हैं, विगत साल के प्रश्न पत्रों के आधार पर ही हम लोग 2024 के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस, क्या पूरी उसकी पोस्टमार्टम की गई है। मतलब 2007, 2014 और 2018 के आए पूछे गए प्रश्न पत्रों के आधार पर उनकी पूरी पोस्टमार्टम करते हुए 2024 पर आपकी तैयारी कराई जा रही है।
यानी 2024 के लिए वो पेपर आधार हैं ही, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको इस 2024 के इस कठिन प्रतिस्पर्धा में आपको क्वालिफाई करना है। 2018 टफ नहीं था, 2014 टफ नहीं था, 2007 तो और भी आसान था। क्यों? क्योंकि उसमें संख्या सीमित थी और लोग जानते ही नहीं थे, अवेयर ही नहीं थे। 2007 में हमने 5 या 6 लोगों को हमने पढ़ाया था और वो अपने ही लोग थे। तो उस समय तो लोग ज़्यादा थे ही नहीं, पता ही नहीं था कौन फॉर्म भरा है, कौन फॉर्म नहीं भरा है, तो पता ही नहीं था। लोगों को बाद में पता चला, अच्छा, हमने भी फॉर्म भर दिया, तो पता ही नहीं था जब दूसरी बार, तो ये चीज़ें थी। तो 2007 से ही हम लोग इस चार्मफुल वैकेंसी के लिए लोगों को गाइड करते रहे और इसमें बेहतरीन स्थिति लोगों की होती रही। तो अब 2024 के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए 400 अंक तो आपको हिंदी निबंध और जीएस से ले लेना है। जो 100 अंकों का है आपका थर्ड पेपर, ये आपके लिए आसान नहीं है तो जटिल भी नहीं है। जटिल इसलिए नहीं है क्योंकि आप डीपीआईएस से जुड़े हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें भी अगर आसान बनाना हो तो भी डीपीआईएस के साथ, देवप्रयाग आईएएस के साथ जुड़ करके पेपर थर्ड यानी वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तर प्रदेश सरकार का फाइनेंशियल हैंडबुक और उत्तर प्रदेश सरकार का मैनुअल, जो आपका ऑफिशियल मैनुअल है, उसको आप एक फुल कमांड के साथ क्या कर सकते हैं, आत्मसात करके और इस परीक्षा को अपने लिए इजी बना सकते हैं। तो अब आपके पास कितना बचा? मात्र 40 दिन बचा है। अगले 40 दिन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अगले 40 दिन को आप कैसे क्रैक करें? दो तरीका, या तो आपके जो नोट्स हैं आप उनको पढ़िए, जो आप लोग हमारी क्लास, लेकिन अब उससे और आगे नोट्स में जो भी था उस नोट्स से भी बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। उस नोट्स से भी बहुत कुछ ज्यादा आपको मिलेगा, लेकिन वो इस सुपर एक्सक्लूसिव क्लास में मिलेगा, जो है आपका सुपर 120। इसमें आपको मिलने जा रहा है। बिल्कुल हूबहू प्रश्न वही होंगे और उन्हीं प्रश्न पत्रों को क्या किया जा रहा है, आपको दे दिया जा रहा है। उन्हीं प्रश्नों को आपको दे दिया जा रहा है, उसको आप रटिए और जाइए वहां लिख करके आए। लेकिन लिख करके आए, रटने के बावजूद भी आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट सीरीज भी करना होगा। क्योंकि टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, आप एक बेहतरीन मूल्यांकन अपना स्वयं कर सकते हैं। आप कितना पढ़े हैं और जो पढ़े हैं उसको आप कितना प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं, आपके प्रेजेंटेशन का परीक्षण। आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आपने अपने आप को परीक्षक के सामने कितना बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत कर दिया है। मुख्य परीक्षा का मतलब तो ये होता है ना, आपका प्रस्तुतिकरण। और प्रेजेंटेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को, आपको टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ जुड़ करके अपने प्रेजेंटेशन को, बहुत लोग होते हैं ज्ञानी होते हैं भाई, उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन ज्ञानी होना और ज्ञान के प्रेजेंटेशन को दिखा देना, दोनों में बहुत अंतर होता है। ज्ञानी होने के बावजूद भी प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है। तो इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके मूल्यांकन के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के साथ भी जुड़ जाए। वैसे इस प्रोग्राम के साथ सभी कुछ शामिल है। आप अगर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम में सब कुछ शामिल है। आप उसके जुड़ करके और क्या कर सकते हैं, अपना बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं। आज हमने कहा शुरू में कि आज हम इस क्लास के साथ आपके साथ यात्रा भत्ता नियम पर चर्चा करेंगे। और हर कर्मचारी, आप जानते हैं कि आप सिविल उत्तर प्रदेश राज्य में सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी सेवक हैं, और हर सरकारी सेवक के लिए रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक से संचालित होते हैं और समय समय पर शासनादेश द्वारा आते हैं। फाइनेंशियल हैंडबुक में जो आपके रूल्स दिए गए हैं, उस रूल्स के अलावा आपके शासनादेश भी जारी होते रहते हैं समय समय पर। अगर आपको अच्छी मार्किंग लेना है थर्ड पेपर में, तो आपको क्या करना होगा, आपको उन मूल नियमों, सहायक नियमों, यात्रा भत्ता नियमों, क्रय भंडार क्रय नियमों के साथ साथ आपको शासनादेश को भी जानना होगा। वो कौन कौन से शासनादेश हैं जिसको आप अपने अपने आंसर में कहां पर फिट करेंगे, अपने किस आंसर में कौन सा शासनादेश लेकर के आएंगे, ये सब हम आपको इसी में बताएंगे। हर प्रश्न के साथ उसके मूल नियम, उसके सहायक नियम और उसके शासनादेश क्या क्या हैं, वो इसके साथ हम क्या करेंगे, कोरिलेट कर रहे हैं। तो ये पूरा आपका जो
फिगर है ना, ये सारा फिगर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सुपर 20, सुपर 120, केवल सुपर 20, सुपर 120 है, जो इसी में से ही उम्मीद यही करते हैं कि इसी में से ही इन पदों के लिए जो 114, 115 लोग जो आएँगे, या हो सकता है 120 को भी ले सकते हैं। तो जो आएँगे वह कैसे इंटरव्यू देंगे? क्योंकि ये पूरा गाइडलाइन कहाँ होगा? यहाँ से होगा। और इन 38 पदों पर आपको अपनी पक्की दावेदारी करना है। आपको झंडा गाड़ देना है उस पर। कोई परीक्षा टफ नहीं होती, ना कोई आसान होती है। बस आपके आत्मविश्वास को क्या करना है? मजबूत करना होता है। और फिर वही "का चुप साध रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना"। आप अपना आत्मविश्वास मजबूत कीजिए, अपना झंडा गाड़ दीजिए कि हाँ, इस एक पद के लिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो आप पहले पद पर झंडा गाड़ दीजिए। ये पहला पद आपका रैंकर्स फर्स्ट रैंक के लिए। रैंक फर्स्ट पर आप क्या कर दीजिए? अपना झंडा गाड़ दीजिए। बचा खुचा हो गया। रैंक 2 पर आप झंडा गाड़ दीजिए। तो अभी से ही आप अपने इरादों को फौलादी बना लीजिए। फौलादी इरादों के साथ 1 महीने का समय, 40 दिन का समय है। लेकिन हम आपको 17 मार्च से 17 अप्रैल तक 17 मार्च से 17 अप्रैल तक आपको हम वो चीज़ देने जा रहे हैं। तो झंडा गाड़ दीजिए, एक पद पर अपना दावेदारी इतनी ठोक दीजिए कि बस आपके अलावा और कोई नहीं उस पर प्रबल दावेदार, उस पर पक्के दावेदार कौन है? आप ही हैं। इस दावेदारी के साथ आपको क्या कर देना है? आपको इन सभी 38 पदों पर, इसी दावेदारी के साथ इन सभी 38 पदों पर आपको क्या कर देना है? आपको बिल्कुल जम जाना है। आज से ही जम जाइए, 17 मार्च से जम जाइए, ले लीजिए अवकाश। यद्यप आपके यहाँ मार्च का महीना है, अवकाश जल्दी नहीं मिलेगा, तो फिर भी ले लीजिए अवकाश और आ जाइए इस फौलादी अभियान पर। क्यों? क्योंकि ये आपके करियर का डिपार्टमेंटल एग्जाम के अलावा अब आप कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप देखें लोक सेवा आयोग से, तो लोक सेवा आयोग से भाई 30 से 40 वर्ष की उम्र में अब आप अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम देते रहेंगे। डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के अपना प्रमोशन आप प्राप्त करते रहेंगे। वो तो एक सुखद स्थिति है जो सभी को मिलती रहती है। लेकिन इन परीक्षाओं की स्थिति में आपको अब यह अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे अगली परीक्षा, अगले अगले फार्म जल्दी आएँगे, अगले राज्य विश्वविद्यालय के फार्म जल्दी आएँगे। मान लिया हो सकता है कि ये आपका 2024 का आ गया, तो हो सकता है कि 2027 तक फिर फार्म आ जाए। लेकिन फिर भी इतने पद अब नहीं आएँगे, इतने पद जितने आए हुए इतने पद नहीं आएँगे, ठीक है? तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि इसी में आप अपना झंडा गाड़, क्योंकि जब अगली वैकेंसी आ जाएगी तब आप क्या बन जाएँगे? आप जब डीआर बन जाएँगे, ठीक है? आप जब डिप्टी रजिस्ट्रार बन जाएँगे, तब अगली वैकेंसी आएगी। यानी आपके डिप्टी रजिस्ट्रार बनने पर अगली सहायक कुल सचिव, अगर कुछ लोग ये सोच रहे थे यार चलो ठीक है इसमें नहीं तो अगले वाले में देखा जाए। हाँ, तो ठीक है, तब आप 4800 से 6600 पे ग्रेड पर पहुँच जाएँगे। तो उस 6600 पे ग्रेड को आप देखिए, जहाँ पर आप डिप्टी रजिस्ट्रार बन चुके हैं और फिर अगली वैकेंसी अगर आपकी एज है, तो अगली वैकेंसी तो इतने कम हाशिया होगा, लेकिन वो 1 महीने की मेहनत क्या कर देगी? रंग ले आएगी। तो अगले 1 महीने की परिश्रम को आप आइए देवप्रयागम के साथ, देवप्रयागम आईएएस के साथ, डीपीआईएस के साथ, और डीपीआईएस यूट्यूब चैनल पर भी आप देखेंगे सारी चीज़ें आपको एनालिसिस मिल ही रही है। अच्छा, एक बात और आपको बता दें, इस पूरी क्लास को लेने के लिए आप अगर देवप्रयागम आईएएस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपके कमेंट बॉक्स में दी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो आप बिल्कुल विलंब मत कीजिए, और आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, सबसे सुनहरा अवसर है। इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएँ और 1 महीने में मात्र आप 30 दिन में अपनी पूरी तैयारी को पूरा कर लें, और ये आपको 40 दिन का आपके पास शेष समय है। 40 दिन के शेष समय को 30 दिन में आप पूरे कोर्स को क्या कर सकते हैं? रिवीजन कर सकते हैं। तो बिल्कुल अवसर है, और इस अवसर का पूरा लाभ उठाएँ। अब आज हमने आपसे कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ एक नियम पर चर्चा करेंगे, यात्रा भत्ता नियम पर चर्चा करेंगे। देखिए 20 अंक का प्रश्न आपका आता है यात्रा भत्ता नियम से। यात्रा भत्ता नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत यात्रा भत्ता नियम को स्पष्ट किया गया है। ठीक है? तो अगर
आप इस 20 अंक पर देखिए, आप अपनी कमांड बनाना चाहते हैं, आपको सभी, जैसे हमने पिछली क्लासेस में आपके साथ यूट्यूब पर भी हमने चर्चा किया है। आप देखते हैं, मूल नियम आपने पढ़ लिया, सहायक नियम आपने पढ़ लिया, आपने फिर जो है वित्तीय लेखा नियम आपने पढ़ लिया, फिर आप भंडारक्रय नियम पढ़ लिए और आप जो है यात्रा भत्ता नियम पढ़ लिए। इसी में से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएँगे। 5 क्वेश्चन तो इसी में से मिल जाएँगे, आपको 5 ही चाहिए। भले आपका आ रहा है, आपका 8 क्वेश्चन आ रहा है, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 ही क्वेश्चन तो करने हैं और 5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल ही जा रहे हैं। फिर आपको घबराने की कोई बात ही नहीं है। जब 100% हम आपको आंसर दे रहे हैं, तो आपको घबराने की बात ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक-एक पद पर अपना झंडा गाड़ देना है। तो आज आपने देखा कि समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें प्रकाशित हो गई जो हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि 27-28 तारीख बिल्कुल निश्चित हो चुकी है, वो टलने वाली नहीं है। आप बिल्कुल हवा में ना रहिएगा, वो परीक्षा होकर के रहेगी और इस परीक्षा में आप अपने आप को एक बेहतर और मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। अगर आप आज भी अगर जॉइन करते हैं इस क्लास को, तो आज की जॉइनिंग से लेकर के आज पूरी क्लास को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पहले से ही जो आप लोग बहुत पहले से भी लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने नोट्स को मजबूत कर लिए होंगे, आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, उसका रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि आना तो सब उसी में से है। अब उसको अगर कर लिए हैं तो आप टेस्ट सीरीज में भी जॉइन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज के साथ आप रेगुलर टेस्ट सीरीज के साथ आ जाइए। रेगुलर टेस्ट सीरीज के साथ आ जाएँगे तो आप अपना मूल्यांकन भी कर लेंगे उसमें से। मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है। मूल्यांकन हो जाएगा तो कम से कम आपको अपने बारे में पता चल जाएगा, देखिए हमने 3 घंटे में कितना हल किया। हम जिस 3 घंटे के लिए जा रहे हैं वहाँ 27-28 तारीख को बैठेंगे, उसके पहले ही हम 3 घंटे में हमने कितना कर लिया है। और ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मिल जा रही है। आपको बिल्कुल घबराने, परेशान होने की ज़रूरत है। जब हम एक बेहतर सारथी के रूप में आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। सारथी की तरह आपके साथ इंटरव्यू के रिज़ल्ट आने तक टिके रहेंगे, बने रहेंगे, जमे रहेंगे। जब रिज़ल्ट आ जाएगा और सभी 38 पद के रैंकर्स आप लोग होंगे, फर्स्ट रैंकर से लेकर और 38 तक, तब वो लक्ष्य और अभियान पूरा हो जाएगा। तो बिल्कुल विलंब मत कीजिए, आप भी बने रहिए और हम भी बने हुए हैं आपके साथ। आते हैं, देखते हैं यात्रा भत्ता नियम पर आज एक चर्चा कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कोर्स का है, यात्रा भत्ता नियम। आप सभी को खूब ढेर सारे यात्रा भत्ता मिल रहे होंगे। ऐसा कोई आप लोगों में से सरकारी कर्मचारी नहीं है, जो यात्रा भत्ता ना प्राप्त किया हो। यात्रा भत्ता तो आप लेते रहे हैं, खूब उपयोग किए हैं। लेकिन अब जो जिस यात्रा भत्ता को आप प्राप्त करते रहे अपनी यात्रा के दौरान, ठीक है? उसको अब आपको लिखना भी है। लिखने के लिए आपका आंसर कैसा होना चाहिए? लिखने के लिए आप उसमें क्या करेंगे? ठीक है? लिखने के लिए आपको क्या करना है? आपको उसको बेहतरीन तरीके से दिखाना है। ठीक है? और यात्रा भत्ता नियम आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो फाइनेंशियल हैंडबुक है, उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल हैंडबुक आपकी जो है, जो वित्तीय हस्त पुस्तिका है, वित्तीय हस्त पुस्तिका, वित्तीय हस्त पुस्तिका का खंड 3 है। खंड 3 आप जानते हैं केवल आपका यात्रा भत्ता नियम से दिया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका का खंड 3 यात्रा भत्ता नियम से है। चूंकि ये फाइनेंशियल हैंडबुक में इस रूप में कहा गया क्योंकि इसमें एक-एक पैसे, आप जानते हैं ना, सरकार की निधि से जो एक-एक पैसे व्यय होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि कोई आप अपव्यय कर दें। आप कोई भी पैसा आप गलत नहीं ले सकते हैं। यद्यप आप देखते हैं कि सरकारी धन का लोग खूब दुरुपयोग करते हैं। आपके विभागाध्यक्ष होंगे, आपके विभाग के ढेर सारे होंगे, हो सकता है आप में से ही कोई हो कि जा रहे हैं और अपना टीए बनवा लिए, उसमें इधर-उधर करके दिखा रहे हैं, पता लगा कि आप आ रहे हैं कहाँ? हाई कोर्ट आ रहे हैं। मान लिया आप उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में हैं, आपको शासकीय कार्य से कहाँ कहाँ आना हुआ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपको आना हुआ। आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप रहने वाले हैं मान लिया कौशाम्बी के हैं, तो बगल में चले गए, चलो कौशाम्बी भी एक बार घर भी घूम आते हैं। घर घूम तो आए, लेकिन आपको यात्रा भत्ता आपने कहाँ तक किया था? यहाँ तक का आप उसी में घर भी घूम लिए। हो सकता है 1-2 रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम भी रहा हो,
वहाँ पर भी चले गए, तो क्या है उसका मिसयूज़ है, अपव्यय है, नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप उसमें जोड़ लेते हैं और बिल वाउचर भी बढ़िया मेंटेन करवा लेते हैं। रास्ते में खाने-पीने का जो है वो भी अच्छे से करवा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इन सभी का फाइनेंशियल हैंडबुक और शासनादेश समय-समय पर 2 चीज़ें हैं। एक तो वित्तीय हस्त पुस्तिका, ये खंड 3 में है और दूसरा समय-समय पर इसमें क्या होता है, शासनादेश जारी किया जाता है। समय-समय पर शासनादेश जारी किया जाता है। तो आपको दोनों चीज़ दिखाना, समय-समय पर जो शासनादेश जारी होता है, ये भी जारी होता है। अब देखिए आप यात्रा भत्ता नियमों का जो पूर्णतः स्पष्टीकरण स्पष्ट है, वो कहाँ है? ये आपका है खंड 3 में। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 3 में आप इनको देखेंगे कि नियम 1 से लेकर के और नियम 91 तक इसके बारे में व्यापक प्रावधान किया गया है। ठीक है? अगर आप देखें तो नियम 1 से लेकर नियम 91 तक, ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो नियम है, नियम 1 से लेकर और 91 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है? अब नियम 1 से लेकर 91 तक प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? अब इसी के आधार पर आप देखेंगे खूब ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं और इन्हीं का आपको क्या करना है? इन्हीं का आपको उत्तर भी देना है। ठीक है? तो उसके आधार पर आपको लेकर के चलना होगा। अब नियम 1 से 91 तक का जो प्रावधान किया गया है, इसको अगर हम देखें, साथ ही साथ शासनादेश भी जारी किया गया है। जैसे इसके बारे में जो शासनादेश जारी किया गया है, अगर हम शासनादेश की बात करें तो 5 मार्च 2019 को, ठीक है, इसमें जो शासनादेश जारी किया गया है 5 मार्च 2019 को एक शासनादेश भी जारी किया गया है। ठीक है, जो शासनादेश जारी किया गया है, तो शासनादेश संख्या जो है उसके आधार पर संशोधित रूप में इसमें 3 बातें शामिल की गई हैं। तो यहाँ के जो नियम है, इन नियमों के साथ साथ इसका जो संशोधित नियम इसमें है, यहाँ पर इसका जो है संशोधित नियम जारी किया गया है। इसमें कुछ संशोधित प्रावधान लाए गए हैं और ये जो संशोधित प्रावधान है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या है, यात्रा भत्ता नियम और अवकाश यात्रा सुविधा नियम दो किया गया है। इसमें किया गया है, एक तो आपका है यात्रा भत्ता नियम है और दूसरा आपका अवकाश यात्रा भत्ता नियम है। तो एक तो आपका है यात्रा भत्ता नियम है, ठीक है, और दूसरा आपका है अवकाश यात्रा सुविधा नियम है। दूसरा आपका अवकाश यात्रा सुविधा नियम, ठीक है। दूसरा आपका है अवकाश यात्रा सुविधा नियम, ये है। तो यात्रा भत्ता नियम और अवकाश यात्रा सुविधा नियम है, ये दो है, ठीक है। इस आधार पर आप इनको देखते हैं। अब क्या कहता है, अब इसमें क्या कहता है नियम 1, अब इसमें सब परिभाषाएं दी गई हैं। अब सबसे पहले अगर आप देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें क्या है, आपको परिभाषाएं देखना है, मतलब परिभाषाओं पर ही क्या है क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इनके परिभाषाओं को देना होगा, ठीक है। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, आप परिभाषा से शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहीं पर क्या है जो प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ पर संभावित प्रश्न क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्या बन रहा है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अब निम्नलिखित को आप परिभाषित करना है। अब निम्नलिखित को परिभाषित करना तो उसमें आपका क्या आएगा, सबसे पहले आपका आ गया, जैसे अब आपको कुल 4 लिखना है
तो वास्तविक यात्रा व्यय क्या होता है? वास्तविक यात्रा व्यय, अब इसको परिभाषित करना है, वास्तविक यात्रा व्यय क्या होता है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया गया वास्तविक यात्रा व्यय क्या है। ठीक है, जैसे शॉर्ट नोट्स दे देंगे, 4 आपको इसमें दिया रहेगा, 4 पर 5-5 अंक का होगा, तो 5 अंक हो सकता है। देखिए, मैं इस बार एक आशंका ये भी व्यक्त कर रहा हूँ, हो सकता है 2014 के बदले 2018 में थोड़ा-सा पैटर्न बदला था। हो सकता है अगर 2024 में कुछ पैटर्न बदल जाए, तो आपको उस बदलते पैटर्न के अनुसार भी अपने आप को फिट करना होगा, तैयार रखना होगा। मान लिया एक प्रश्न जो है 5 अंक का है, हो सकता है उसको ढाई ढाई अंक में बदल दे। आपको क्या करना होगा, वहां पर उसके लिए तैयार रहना होगा। ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति और देने वाले आंसर, जो आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर कितने शब्दों में दें, इन दोनों पर जो है आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, इस सुपर 120 बैच में आपको मिलेगा। सुपर 120 बैच में ये सारी चीजें आपको इसी क्रम में मिलने जा रही हैं। देखिए, पेपर थर्ड के लिए 100 प्रश्न हमने डिसाइड किया कि पेपर थर्ड में 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्नों में पूरा कवर हो जाएगा और आपका व्यापक अभ्यास हो जाएगा। प्रश्न फिर आपका जो है पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे जीएस आपका जो है उसमें 60 क्वेश्चन है। पेपर जीएस में 60 क्वेश्चन में पूरा कवर हो जा रहा है और हिंदी और निबंध के लिए, हिंदी के लिए हम जो 40 प्रश्न दे हैं उसमें कवर हो जा रहा है। तो मिला करके आप 200 प्रश्नों का जो पूरा संग्रह है, और दोनों 200 प्रश्नों में आप बिल्कुल अपने आप को फिट कर लेंगे। बस आपको हमें डेली 3 से 4 घंटे का समय देना होगा। 3 से 4 घंटे हम केवल यही प्रैक्टिस कराएँगे, केवल अभ्यास कराएँगे। इसी प्रैक्टिस और अभ्यास के लिए आप आइए और इन सभी में आप जुड़िए। तो पहला है आपका वास्तविक यात्रा व्यय क्या है? ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका हो गया दैनिक भत्ता क्या है? अब क्या लिखेंगे इसमें, आंसर क्या लिखेंगे? अभी बता रहे हैं, दैनिक भत्ता क्या है? दैनिक भत्ता क्या है? ठीक है, फिर तीसरा आप क्या लिखेंगे, परिवार क्या है? परिवार क्या है? परिवार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, परिवार क्या होता है? फिर आप जो है मील भत्ता क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। मील भत्ता क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। ठीक है, फिर आप परिभाषित कीजिए सार्वजनिक वाहन क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। सार्वजनिक वाहन क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। फिर पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है, उत्तर प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र क्या है, इसकी परिभाषित। ठीक है, और इन सभी पर मान लिया आपको 50, अगर 5-5 अंक का होगा तो आपको 50 शब्दों में लिखना है। और अगर पैटर्न बदल दिए, मान लिया हो सकता है 50 प्रश्न हो सकता है, अगर ये 5 अंक का होगा तो आपको 50 शब्दों में लिखना है। क्या लिखेंगे 50 शब्दों में? और लिखेंगे, मान लिया आप तो लिख देंगे, क्योंकि आप लोग क्या है, सरकारी कर्मचारी हैं। आप तो जानते हैं कि दैनिक भत्ता क्या होता है, दैनिक भत्ता आप जानते हैं, लेकिन आप जो लिख दे रहे हैं, आपका सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपको अपने उत्तर में क्या-क्या चीज़ें शामिल करना है। तो जो चीज़ें शामिल करना है ना, वो तो आपको अभ्यास से ही पता चलेगा। उस पर आप सटीक उत्तर क्या लिखें? आप किस नियम को, शासनादेश को किस शासनादेश को आप वास्तविक यात्रा व्यय में शामिल करेंगे? किस नियम को आप यहाँ पर शामिल करेंगे? ये आप देखेंगे कहाँ? इस बैच में। और इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, ये आपका पूरा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम तीनों पेपर का एक सघन, जिसका लक्ष्य है सभी 38 सीटों के लिए 120 को क्वालीफाई करना। तो ये 120 आपको यहीं से मिलेंगे। तो इसलिए विलंब नहीं करना है, देर नहीं करना है और तत्काल ज्वाइन कर लेना है। कहाँ? देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस का सुपर एक्सक्लूसिव 120 120 सुपर बैच, जिसमें 200 प्रश्नों का आपका अभ्यास होगा 1 महीने के अंदर। समय कितना है? 1 माह। 17 मार्च से लेकर और 17 अप्रैल तक, फिर भी आपके पास 10 दिन का समय रहेगा। उस 10 दिन में एक बार आप फिर से रिवीजन कर लें, आप फिर खूब अभ्यास कर लें। ये सारी चीजें आपकी शामिल हैं कहाँ? इस कठिन परीक्षा के एक्सपेंशन में। तो बिल्कुल आप विलंब मत कीजिए, आज और अभी ज्वाइन कीजिए देवप्रयागम आईएएस डीपीआईएस।